हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। हम लोगों ने रिवीजन बैच अनाउंस की है और रिवीजन बैच शुरू कर दी है। आपका लेवल कौन सा रहेगा ये वीडियोस के लिए? सीए इंटरमीडिएट। ठीक है भाई साहब। फिर पेपर नंबर 5 का रिवीजन हमने शुरू किया है जिसका नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। इसमें हम लोग हमारे प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल इशू किया है वही स्टडी मॉड्यूल्स यानी स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। देखिए, अब ये जो स्टडी मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं दिस आर रिलेवेंट फॉर May 25 एग्जामिनेशंस एंड ऑनवर्ड एग्जामिनेशंस। तो बेसिकली जब इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल इशू करता है तो इन जनरल वो 2 अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल जनरली रहता है, फिर वो रिवाइज करके नए अमेंडमेंट्स लाके कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट अनाउंस करता है। तो ये थोड़ा सा उनका ऑपरेट करने का तरीका है। तो अभी ये वाला जो स्टडी मटेरियल है ये मई 2025 एंड ऑनवर्ड, यानी हम ऐसा मान के चलते हैं कि जब तक अगला अनाउंसमेंट नहीं आता मई 2025 एग्जामिनेशन प्लस नवंबर 2025 एग्जामिनेशंस आपके ये स्टडी मटेरियल्स एप्लीकेबल होने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको कौन सा एडिशन यूज़ करना है? दिस इज़ योर जुलाई 2024 एडिशन। इंस्टीट्यूट ने सारे के सारे स्टडी मटेरियल फॉर सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ICAI.org के ऊपर होस्ट करके रखा है। ICAI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ पोर्टल पर जाइए, वहाँ से नए स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जाके सारे के सारे आप स्टडी मटेरियल का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो आपका जो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है, जो इशू होता है कि स्टडी मटेरियल कौन सा इशू करना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल का जुगाड़ आपका हो चुका है। दूसरा आपका इशू रिवीजन बैचेस या फास्ट ट्रैक बैचेस आप खरीदते हो तो वो रिवीजन बैचेस भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गई, यानी आपका स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने इंश्योर कर दिया और आपके रिवीजन लेक्चर्स मैंने इस चैनल पर आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं। तो दोनों रिसोर्सेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको जस्ट उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। अब इस रिवीजन बैच में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं? तो इस रिवीजन बैच में आपके स्टडी मटेरियल में आपके कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी टॉपिक और उसका एक्सप्लेनेशन, बीच बीच में इलिस्ट्रेशंस होते हैं, बीच बीच में छोटे क्वेश्चंस होते हैं और एट द एंड आपके पूरी की पूरी एक्सरसाइज होती है जहाँ पर आपके MCQ, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम केवल और केवल आपके कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में इस रिवीजन बैच में पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस इस रिवीजन बैच के अंडर चैप्टर नंबर 1 के अवेलेबल हो चुके हैं मेरे इसी चैनल के ऊपर। हमने पढ़ाई शुरू की है रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स में हम लोगों ने ट्रैकिंग करके रखा है। जितने जितने आपको ग्रीन टिक्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको वीडियोस अवेलेबल रिवीजन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखना, जैसा कि आपका ये पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, तो फॉर एवरी टॉपिक मैंने एक ही वीडियो बनाया, यानी हम हमारे एक वीडियो में एक ही टॉपिक हम रिवाइज करते हैं। तो जैसे कि अब आप देखोगे कि चैप्टर नंबर 1 में कितने टोटल टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स, तो हमने देखा कि टोटल 15 टॉपिक्स है। तो चैप्टर नंबर 1 के आपको 15 रिवीजन वीडियोस मिलने वाले। ये सारे के सारे वीडियोस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है हम मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट एक्सेस करके प्रॉपरली सारे वीडियोस का रिवीजन स्टडी मटेरियल को बेस बना के आप कर सकते हो। अब यहाँ पर हम इस वीडियो में क्या रिवाइज करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी। अभी हम इस वीडियो में पूरा का पूरा फोकस रखने वाले हैं टॉपिक नंबर 11, हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर, इस टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक आपको मिलने वाला है आपके स्टडी मटेरियल पे पेज नंबर 1.18 के ऊपर। मैं आपको लेके आ गया हूँ आपके स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 1.18 के ऊपर। यहाँ पर आपको दिखेगा टॉपिक नंबर 11, हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ और 3 और 4, यानी छोटे छोटे 4 पैराग्राफ्स में आपका ये टॉपिक कंक्लूड होने वाला है। तो एकदम ध्यान से बिल्कुल फोकस लगा के पढ़ो, बहुत जल्दी ये रिवीजन खत्म हो जाएगी इस टॉपिक की। हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर, तो ऑडिटर जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड विद द ICAI, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग ऑडिटर कहते हैं। तो भाई साहब ये जो ऑडिटर है इसको अपॉइंट कौन करता है, किसके पास अथॉरिटी होती है इस व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए? ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने के लिए ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, कौन सी अथॉरिटी करती है, ये सारी बातें आपको इस टॉपिक में रिवाइज करनी है। सबसे पहला पैराग्राफ देखो, जनरली
an auditor is appointed by owners or in some cases by constitutional or government authorities in accordance with applicable laws and regulations। तो यहाँ पर आपको दो बातें पता चल गई। क्या भाई साहब? सबसे पहले ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? तो वो इन जनरल ओनर ऑफ द एंटिटी, आपकी चाहे बिजनेस एंटिटी हो, नॉन बिजनेस एंटिटी हो, कमर्शियल ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने वाली एंटिटी हो या नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने वाली एंटिटी हो, आपका मेन चीज़ क्या होता है भाई साहब? इन जनरल जो एंटिटी के ओनर्स होते हैं वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। ये आपका पहला सिनेरियो होगा। और इन सम केसेस बाय कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, यानी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ऑडिटर को अपॉइंट करती है टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू प्रोवाइड ऑडिट ओपिनियन इन रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट। ये इस तरीके का सिनेरियो होता है। तो जब भी आपको सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर, दो सिनेरियो आपके ध्यान में आने चाहिए। पहला, एक तो ओनर्स करते हैं, और दूसरा सिनेरियो कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। इसको ध्यान रखना। For example, in case of companies, auditor is appointed by members, that is shareholders, in annual general meeting. Shareholders are owners of the company and auditor is appointed by them in annual general meeting। तो यहाँ पर जो पहला वाला सिनेरियो आपका है ओनर वाला, उस सिनेरियो का आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि भाई साहब आपके जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उस एनुअल जनरल मीटिंग में ओनर्स जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो पहले पैराग्राफ में आपको सिनेरियो बता दिया कि ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है और उसका एक एग्जाम्पल बता दिया। फिर हाउएवर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इन इंडिया, ऑडिटर is appointed by Comptroller and Auditor General of India, an independent constitutional authority। फिर दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या आ गया? पहला ओनर्स का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता दिया। फिर अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है आपकी वो अपॉइंट करती है ऑडिटर को। ठीक है, आ जाओ। हाउएवर इन सम केसेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इन इंडिया, यानी हम भारत की बात कर रहे हैं और भारत में भी स्पेसिफिकली गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रहे हैं। हाउएवर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इन इंडिया, ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है। इसका नाम आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। हाउएवर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इन इंडिया, ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। देन टेक case of a firm who engages an auditor to audit its accounts. In such a case, auditor is appointed by partners of the firm। अब ये जो partners of firm होते हैं, ये जो partners of firm हैं, ये कौन होते हैं? partners of firm जो है, तो ये बेसिकली ओनर्स ऑफ द बिजनेस होते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला सिनेरियो था कि भाई ओनर्स अपॉइंट द ऑडिटर, तो उसी का ओनर वाला आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। ठीक है, आ जाओ। टेक अ केस ऑफ अ फर्म who engages an auditor to audit its accounts. In such a case, auditor is appointed by partners of the firm, that is owners of the firm. There may be a situation in which auditor may be appointed by government authority।
in accordance with some law or regulation. For example, an auditor may be appointed under tax laws by the government authority. अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला सिनेरियो था, सेकंड वाले सिनेरियो में कुल मिलाकर हमारे पास दो प्रकार की अथॉरिटीज थी। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और दूसरी अथॉरिटी थी गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वाली जो बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के लिए हमें सीएजी का एग्जाम्पल दिया गया है एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए हमें टैक्स लॉस का एग्जाम्पल दिया गया है। तो हर एक सिनेरियो के लिए आपको एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। फिर ये टॉपिक एक बार आप फिर से ध्यान से सुनना। हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर? तो देखो, सबसे पहले ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, इसको समझने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑडिट मैंडेटरी है या वॉलंटरी है। तो इन जनरल जहां पर भी ऑडिट वॉलंटरी होता है वहां पर इन जनरल बिजनेस के ओनर्स जो है वो अपॉइंट करते हैं। अगर मैंडेटरी है तो फिर मैंडेटरी केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज या फिर किसी लॉ रेगुलेशन एंड रूल के अंडर ओनर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला सिनेरियो, हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर। यहाँ पर आपको सिनेरियोज बताए गए, दो प्रकार के लोग ऑडिटर को, तीन प्रकार के लोग ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। पहला जनरली ओनर अपॉइंट कर सकते हैं, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है और तीसरा गवर्नमेंट अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, तो जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज की बात आएगी तो ये दोनों अथॉरिटीज लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अब हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं जहां पर ओनर्स ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। हम प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अगर बात करें तो कंपनीज के केसेस में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स या ओनर्स ऑफ द कंपनी है वो एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल आपका प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का हो गया। फिर दूसरा हम देखते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का। तो जहां पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, however in case of government companies in India auditor is appointed by the comptroller and auditor general of India। तो भारत में अगर किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है तो ऐसे कंपनीज के ऑडिटर को अपॉइंट करती है एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जिसे कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर जहां पर ओनर्स अपॉइंट करते हैं वहां पर हमने दूसरा एक एग्जाम्पल देखा जहां पर पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है। टेक केस ऑफ अ फर्म who engages auditor to audit its accounts. In such a case, auditor is appointed by the partners of the firm. ठीक है, then there may be a situation in which auditor may be appointed by a government authority in accordance with some law or regulation. For example, an auditor may be appointed under tax laws बाय अ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो इस प्रकार से मित्रों हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो है हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर, इसको हमने बिल्कुल लेयर वाइज डिकोड करके प्रॉपरली मार्किंग करके मैंने आपको समझा दिया है कौन से सिनेरियोज यहाँ पर कवर किए गए। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक जो है एकदम लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, जो ऐसे छोटे टॉपिक्स होते हैं इन छोटे टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज या फिर 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर या फिर एक बड़ा क्वेश्चन जो होता है ना, उस बड़े क्वेश्चन में जब आप आंसर लिखते हो तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स वहां पर आपके अप्लाई होते हैं। तो आपको सिलेबस में आप छोड़ कुछ भी नहीं सकते, स्किप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपने सिलेबस को अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एवरेज टॉपिक्स इस हिसाब से प्रायोरिटी देनी है। और प्रायोरिटी में आप रिवीजन स्टार्ट उसी सब्जेक्ट से करोगे, उसी टॉपिक से करोगे जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में से आने वाले। तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पहले निपटाओ, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निपटाओ, फिर आपके एवरेज टॉपिक्स को निपटाओ। अगर आपको पास समय बचता है तो जब आप सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन करोगे फिर से वही अप्रोच, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एवरेज टॉपिक्स। अगर तीसरा रिवीजन का टाइम मिलता है फिर से वही अप्रोच। तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको जाके आप कंटिन्यू एंड कंसिस्टेंट रीडिंग जब करोगे समझ के, तब जाके आपकी मेमोरी में ये सारी चीजें फिक्स होगी। और जब आपकी मेमोरी अच्छे से क्रिएट हो जाएगी तब जाके आप एग्जाम पेपर में प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड मैनर में आंसर को जनरेट करके लिख पाओगे और उसी के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं।
तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, इनको आलस करके कभी भी छोड़ना मत, इनको फटाफट निपटाओ। एक बड़ा चैप्टर होता है, उस बड़े चैप्टर में अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड एवरेज टॉपिक्स, इनको आइडेंटिफाई करो, प्रॉपरली मार्किंग करके रखो। जो बड़े टॉपिक्स है उनको पहले निपटाओ, क्योंकि शुरुआत में आप फ्रेश होते हो, आपकी मेमोरी फ्रेश होती है, आपका इंस्पिरेशन एकदम हाई होता है। तो ऐसे समय में बड़े बड़े टॉपिक्स को पहले सटासट सटासट निपटाओ। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो एकदम आखिरी में जब अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी डाउन होने लगती है, वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब एनर्जी डाउन होती है तब छोटे छोटे टॉपिक्स, ऐसे हल्के वाले जो टॉपिक्स रहते हैं, उनको फटाफट निपटाते चले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। और ये जो छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, इनमें ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ये एग्जाम्पल्स बहुत आपको मार्क्स चुराने में मदद करते हैं। तो ये छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स हमारे स्टडी मटेरियल में दिए, इनको आपको एग्जाम में प्रॉपरली लिख के आना है, तब जाके इंस्टीट्यूट में जो पेपर चेकर होता है उनको समझ में आता है कि हाँ आपने एग्जाम्पल दिया, दैट मीन्स आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे इंटीग्रेट करनी पड़ेगी अपने पेपर सॉल्विंग पैटर्न में। तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की आपको ज़रूरत है। अगर आपके ऊपर अटेम्प्ट्स लग रहे हैं या आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो रादर देन किसी इंस्टीट्यूट को गाली देना या फिर एग्जामिनर को गाली देना या फिर दूसरों को गाली देने से अच्छा है वो एनर्जी आप खुद को इंप्रूव करने में लगाओ। क्योंकि क्या होगा, गाली आप दोगे, आपको उतने समय के लिए ठीक लगेगा। आप 10 लोगों के साथ चर्चा करोगे, 10 लोगों के साथ मिलकर किसी इंस्टीट्यूट को गाली दोगे, तो आपका एक पर्सनल ईगो सेटिस्फाई होते रहेगा, लेकिन उससे आप सीए एग्जाम्स पास नहीं होने वाले हो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि मित्रों, आपको बस एक इक्वेशन याद रखना है। इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए ट्रैप्स बना के रखे। वो ट्रैप्स कौन से हैं? 40, 60 और एग्रीगेट में 50%। These are the biggest traps for a CA student which are there इन एवरी सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, 40 मार्क्स पासिंग के हैं, 60 मार्क एग्जामिशन के। तो इन जनरल बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं, जिन्हें अटेम्प्ट ज़्यादा लगते हैं, वो बस इतना ही टारगेट करते हैं या फिर इतना। इसके ऊपर की जो दुनिया है 60, 70, यानी इसके ऊपर भी दुनिया आपकी 70, 80, 90 फिर 100 तक भी दुनिया आपकी पहुंचती है, लेकिन आप कभी भी इसको टारगेट नहीं करते हो। आप ऑनेस्टली सोच के देखना, आप 70, 80, 90 या 100 कभी भी किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम में पास आपने टारगेट नहीं किया है। जो रैंकर्स है, जिनका मोटिव होता है, जिनके पास एक टारगेट होता है, वो बच्चों को छोड़ दो। लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है ना, उनकी दुनिया यहाँ पर खत्म हो जाती है या तो यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर एग्जाम में अगर आप यही टारगेट करोगे तो इससे नीचे आपको मार्क्स मिलते हैं, फिर इंस्टीट्यूट को गाली दो, पेपर सही से चेक नहीं हुआ। हम लोगों को सबको पता है कि कुछ ना कुछ इश्यूज है, कोई भी उसको डिनाई नहीं करता है। कोई भी टीचर्स आपके इश्यूज को, आपके साथ जो भी इनजस्टिस होता है उसको डिनाई नहीं करता है। बट एट प्रेजेंट इंस्टीट्यूट्स को, किसी भी इंस्टीट्यूट को कोई भी क्रिटिसिज्म करने से आपके पेपर में या आपके जीवन में फायदा या उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं होने वाला है। जब तक इंस्टीट्यूट में जो अथॉरिटी की पोजीशन पे लोग बैठे हैं, वहां पर आपका जो एक लीडर है, जब तक वो जेन्युइनली इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेगा, हम कितने भी प्रोटेस्ट करेंगे, हम कितने भी इंस्टीट्यूट को लेटर्स लिखेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करिए, उसको पॉजिटिविटी में लगाइए। यहाँ से जंप करके 70, 80, 90 और 100 की दुनिया को टारगेट करिए हर एक एग्जामिनेशन पेपर। मैं मानता हूँ कि जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, वो एडवाइस देना, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन आप सोच के देखना, आप ऑनेस्टली सोच के देखना कि यहाँ पर फंस के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। जब आप खुद को इस ट्रैप से निकालोगे, जब आप खुद को फ्री करोगे, तब जाके आप 70, 80, 90 और 100 यहाँ पे टारगेट करोगे। और मैं आपको बार बार ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों, जिन बच्चों का पेपर 40 मार्क्स का है या जिन बच्चों का पेपर 60 मार्क्स का है, वहां पर आपके साथ झोल झपाटे होने के चांसेस है, वहां पर आपके पेपर सही तरीके से चेक ना होने के चांसेस हो सकते। होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका खुद का कॉन्फिडेंस पहले ही कम होता है, तो वो ज़्यादा पेपर्स को चैलेंज नहीं करेंगे या अपनी कॉपीज नहीं बुलाएंगे। वो मान लेंगे कि हाँ ठीक है मेरा पेपर। लेकिन जो पेपर चेक करने वाले लोग होते हैं, अगर उनके पास कोई 70, 80, 90 जो प्रीमियम स्टूडेंट्स के पेपर आते हैं, यानी जो सही में अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व करके है, तो पेपर चेकर भी बिल्कुल आंखें खोल के अच्छे तरीके से उन पेपर्स को चेक करता है, जेन्युइनली चेक किया जाता है उन पेपर्स को, और वहां पे आपके साथ किसी तरीके का कोई खेल होने के चांसेस नहीं होते। क्योंकि फिर
जहाँ पर भी मेरिट स्टूडेंट्स या डिस्टिंक्शन वाले स्टूडेंट्स के पेपर में झोल झपाटा निकला, सो दैट मीन्स बहुत बड़ा डेंट होने के, उनके क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा डेंट पड़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर खेल हो सकता है, यहाँ पर खेल आपके साथ होने के चांसेस कम है। तो दैट्स वाई आई ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट्स कि भाई साहब 40 और 60 से बाहर निकलो, क्योंकि देखो आप 10वीं 11वीं 12वीं में आपकी दुनिया यहाँ तक सीमित नहीं थी। 10वीं 11वीं और 12वीं में आपका टारगेट क्या था? 90%, 80%। आप उसके ऊपर बात ही नहीं करते थे, क्योंकि आपको पता है कि 10वीं या 12वीं की मार्कशीट में अगर आपके अबाउ 90% नहीं है तो आपको सही कॉलेज में, सही यूनिवर्सिटी में, या आपको जहाँ पर भी जाना है आगे चल के, जहाँ पर 10वीं और 12वीं के मार्क्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी काउंट किए जाते हैं, ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर आपको अपीयर होना है तो आप पहले से ही तैयारी करते थे। तो वही जो आपका एटीट्यूड है डिस्टिंक्शन से पास होने का, वही एटीट्यूड आपको कैरी करना है सीए की एग्जाम्स में भी। बहुत बार क्या होता है कि सीए स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके बीच में एक कॉमन डायलॉग होता है, एक बार सीए बन गए तो कौन पूछता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑनेस्टली, ट्रूथ बताना चाहता हूँ, जीवन का सच जो है, सत्य वचन जो है वो बताना चाहता हूँ आपको। आपके घर में अगर बिजनेस है तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। आपके घर में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस, आपके पास लेगेसी है, तो फिर आपको कोई पूछने नहीं वाला है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, या फिर जो पॉवर्टी लेवल, यानी जो थोड़े से मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी कोई व्यक्ति आता है जिसके घर में बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसके घर में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मित्रों आपके पास केवल एक ही ऑप्शन होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, और वो होता है एक डिसेंट कॉर्पोरेट जॉब। तो जो भी बच्चे जॉब के लिए जाने वाले, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाई होने के बाद जॉब के लिए जाने वाले, तो आप एक बात ध्यान में रखना, सबसे पहले आपकी मार्कशीट ही देखी जाएगी। सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल तीनों लेवल की आपकी मार्कशीट देखी जाएगी। मार्कशीट इसीलिए देखी जाती है कि एक कैंडिडेट कितना जेन्युइन है, कितना कंसिस्टेंट है, कितना हार्ड वर्किंग है, परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सारे इंडिकेटर्स आपके मार्कशीट से वो जनरेट करते हैं। कॉर्पोरेट में अगर आपको, आपका किसी भी स्टूडेंट का क्या होता है, एक बार सीए बन गया, मुझे 12 लाख 15 लाख 20 लाख का जॉब चाहिए, लेकिन ऐसा हवा में आपको जॉब देने के लिए कोई बैठा नहीं है। 20 लाख अगर आपको दे रहा है तो कम से कम 2-3 करोड़ का काम करा लेगा आपसे साल भर में। ये बात आप समझ के चलना कॉर्पोरेट में, ठीक है। वैल्यू ऐड करोगे आप बिजनेस में तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। इन जनरल कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन, उसका एक ही मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में, यानी कॉस्ट प्लस प्लस प्रॉफिट का जो इक्वेशन होता है, तो कॉस्ट रिडक्शन इज द मेन गेम इन एनी कॉर्पोरेट। तो कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कैसे क्रिएट होना है, ये एक कॉर्पोरेट का दिमाग होता है। और एक एम्प्लॉय का दिमाग क्या होता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज मिलना चाहिए कम से कम एफर्ट में। तो जहाँ पर ये दोनों के इंटरेस्ट मिलते हैं, वहाँ पर आपको एक डिसेंट पैकेज और एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उनका कॉस्ट भी मैच होना चाहिए, आपका पैकेज भी मैच होना चाहिए, प्लस कैंडिडेट प्लस कॉर्पोरेट जो गोल्स होते हैं वो गोल्स उनके अचीव होते हुए दिखने चाहिए एज अ कैंडिडेट आपके थ्रू, तब जाके आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। ये जो ड्रीम लाइफ में सीए स्टूडेंट जीते कि मैं सीए बन गया, मुझे एकदम प्लेटर में जॉब मिलेगा, किसी भी फील्ड में प्लेटर में जॉब नहीं मिलता है पहले से, आज की बात नहीं है ये, पहले से है। फिर आप घूमते रहो, फिर बातें करते रहो कि भाई सीए स्टूडेंट्स है, सीए को जॉब नहीं मिल रहा। ये भाई जॉब क्यों मिलेगा आपको? आप इंटरव्यू में अच्छे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहे हो, आपको ढंग से कोई सेक्शन का इंटरप्रिटेशन नहीं आ रहा है, आपको पूछा तो आप रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर एग्ज़ाम क्लियर करना, यानी आपको अच्छा जॉब मिलेगा सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए में कहीं पर भी कोई गारंटी नहीं है। जब आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, पर्सनल कम्युनिकेशन रेपो अच्छा रहेगा, आपकी पर्सनालिटी से एक पॉजिटिव वाइब आएगी और उनको ये दिखेगा कि ये कैंडिडेट कम से कम 3 साल या 5 साल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेगा, तब ऑर्गेनाइजेशन का जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो आपके लिए अपने रिसोर्सेस ओपन करेगा। अदरवाइज आपको 4 लाख 5 लाख 6 लाख ऐसे ही पैकेज मिलने वाले। तो खुद में जो एक जेन्युइन पर्सोना होता है, उस जेन्युइन अर्ज, उस जेन्युइन इंस्पिरेशन को आपको जनरेट करना पड़ेगा, और ये अभी से स्टूडेंट लाइफ से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये बातें, हमारा टॉपिक छोटा था इसलिए मैंने आपको ये बातें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है भाई साहब, हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर। तो जब भी आप किसी ओनर या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को चांस दोगे खुद को अपॉइंट करने का, तो ये बातें बैकग्राउंड आपको ट्रू मीनिंग पता होना चाहिए। और पहले तो सपनों की दुनिया से बाहर निकलो कि सीए बनने के बाद आपको कोई भी प्लेटर पे जॉब देने वाला है। कोई भाई साहब ऐसा नहीं है। जॉब देने वाले जो एम्प्लॉयर होते हैं उनका एक ही होता है, मेरा कॉस्ट कम से कम रहे, कम से कम पैकेज में मुझे अच्छे से अच्छा कैंडिडेट मिले। और आपका ऐसा होता है कि एम्प्लॉय का, यानी जो एम्प्लॉय जो जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, फ्रेशर या एक्सपीरियंस, वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज चाहिए, कम से कम वर्किंग आवर्स चाहिए, और बढ़िया कोई दिमाग को तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
तो दोनों के जो गोल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो एकदम ड्रास्टिक होते हैं। तो जहाँ पर भी प्रॉपरली सब कुछ मैच होता है, वहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी एक क्रिएट होती है। तो पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है क्या, ये जो फॉल्स ट्रैप्स आपके लिए 40 और 60 के बना के रखे, इनको अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दो। आपको टारगेट करना है 70, 80, 90 और 100 टारगेट करोगे तो बहुत ही अच्छा। यानी आपको हर एक पेपर में डिस्टिंक्शन ही टारगेट करना है, तब जाके आपकी मार्कशीट सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल पे सही तरीके से आपका ट्रैक रिकॉर्ड बन पाएगा। और 3-4 साल 5 साल में जब आप सीए बन के बाहर निकलोगे, तब आपका प्रॉपर जो उस समय की जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकेगी। तो ये सारी बातें आपको बतानी ज़रूरी थी ड्यूरिंग द रिवीजन, ताकि आपका मोटिवेशन भी बना रहे, आपको सही सही बातें भी पता चले, सही गाइडेंस भी मिलता रहे और आपकी रिवीजन भी होती रहे। तो मित्रों, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 12 को रिवाइज करेंगे, टू हुम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द ऑडिटर। ठीक है, तो ऑडिटर साहब जब अपना ऑडिट का काम कर लेते हैं और फाइनली एक ओपिनियन बनाते हैं इन द रिटर्न फॉर्मेट, उसे कहा जाता है ऑडिट रिपोर्ट। वो ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर साहब कौन सी अथॉरिटी को सबमिट करते हैं, ये बातें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और जाने से पहले हमारा क्या ड्यूटी होता है, हमारा भाई साहब टॉपिक नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 12 को डिस्कस करने वाले, दैट इज रिवाइज करने वाले। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।